लोकसभा संविधान संशोधन पर चर्चा, विपक्ष खिलाफ राज्यसभा उपसभापति पद पर हरिवंश का नामांकन। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रियाई चांसलर स्ट्रोकर से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई बात। गाजियाबाद में 500 झुग्गियों में लगी भीषण आग, एक एक कर फटे सिलेंडर, 6 बच्चों के लापता होने की आशंका। नोएडा उपद्रव मामले में 18 और गिरफ्तार, 70% लोगों में फिर काम शुरू, प्रकरण पर सीएम योगी सक्रिय। प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, 50 मीटर तक बिखर गए शवों के टुकड़े, पुलिस ने बटोरे, ट्रेन की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत। कानपुर में बाइक सवारों का अज्ञात वाहन ने रौंदा, तिलक समारोह से लौटते समय हादसा, 3 की मौत और 1 गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधे लेकर चलते आपको लोकसभा, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, दिखाते हैं आपको। जहां लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, प्रधानमंत्री लोकसभा में पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री उनका अभिवादन कर रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई चल रही है। को परिवर्तनीय बनाया है, अतः महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का नमन, लोकसभा और विधानसभाओं में स्थानों के आगे के पुनः समायोजन और परिसीमन आयोग द्वारा प्राथमिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनः निर्धारण की श्रमिक स्कीम से संबद्ध है। वर्तमान में हमारी सरकार यहाँ लोकसभा में तथा विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 50% बढ़ा करके महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया है। महोदय, प्रस्तावित विधेयक प्रादेशिक निर्देश के परिश्रम को सुगम बनाएगा और लोकसभा और विधान में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण को प्रवर्तन आएगा। यह महिला सशक्तिकरण को ही बढ़ावा देगा और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में के लिए महिलाओं को अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व समावेशता में अधिवृद्धि करेगा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के निर्माण में देश की नारी शक्ति सशक्त होगी। सरकार इसके लिए प्रतिबद्धबद्ध है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इन तीनों विधेयकों का समर्थन करता हूँ। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह से चर्चा प्रारंभ हुई है। काफी साथी यहां से भी जिन मुद्दों को स्पर्श किया गया है उसको तथ्य से और तर्क से सदन को जरूर जानकारी देंगे और इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है। आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया
आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय समय पर सुधार भी होते हैं और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है। हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर उधर की आज बात करना नहीं चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 5% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा, ये समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई जिम्मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना हो कि जब हम अकेले मिलते हैं तब मानते हैं हाँ यार, लेकिन मुक्त रूप से मिलते हैं। मुझे याद है कि जैसे इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दल हुआ है, एक दल को छोड़कर जिन जिन से मिलना हुआ है हमने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी, लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं मैं उनको भी एड चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है,
और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया। उनका हाल बुरे से बुरा किया। लेकिन ये भी देखिए कि 24 में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, क्यों भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष, और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा। यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जो इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं, इसी में फायदा कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है तब तो मैं शासकीय की राजनीति में नहीं था, मैं संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम कर। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए ये कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है, आराम से दे देते। आप कह रहे तो कह रहे हैं। पंचायतों में है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुराह दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाए। और इसलिए और बगैर पंचायत का हो जाता है, 50% गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझता हूं साथी। आज से 25 साल 23 साल पहले जिसने भी विरोध किया तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 30 साल में ग्रासरूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन ग्रासरूट लेवल पे 30 साल पहले वो शांत रहती थी, नहीं थी, समझती थी, बोलते नहीं थी। आज वो वोकल है। और अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ दे। वो तो परिवार में भी पहले होता था। अब हमें निर्णय पर जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती हैं। और
मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगाते, मैं किसी भी सांसद की बात करता हूं, किसी भी एमएलए की बात करता हूं, ये दल वो दल की बात, जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां दर्शन का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाले, और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समय इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप हुई है उसको अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी। आप देश की बहनों पर भरोसा ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके शासन का क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 में आधा धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रखा है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, इसलिए, और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसे अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति का बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देश का ऋणी हूं, और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जीवन के हर क्षेत्र की नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले परचम रहे पीछे नहीं है जी। हम गर्व कर सके इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में आज माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान हमारी बेटियां कर रही है जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्र हित का निर्णय है,
आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का हमारा हमारे सामने अवसर एक साथ बैठ करके एक दिशा में विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा, पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से एक प्रकार से इस अधिनियम को पार किया था। हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से एक प्रकार से इस अधिनियम को स्वीकार किया था। उस पर कोई राजनीतिक रंग नहीं लगे और इसलिए वो कभी राजनीतिक इश्यू भी नहीं बना, तो एक अच्छी स्थिति है। अब सवाल ये है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है। अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरह के विषय उठाते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है? मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन सारी चीजों का उल्लेख करेंगे, जब कि हमने जनगणना के संबंध में कब कब क्या क्या किया था, बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई, ये सारी बातें हम सबके सामने हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात ये थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते करते करते, और यहां भी सभी दलों से लगातार बातें इनकी होती रही है। स्ट्रक्चर वे में हुई है, इनफॉर्मल भी हुई है, और उसमें से आखिर बना हुई एक कुछ रास्ता निकालना होगा ताकि हम हमारी माताओं बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बना। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं, न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए
निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे, और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है। लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ लोगों को लगता है
आदरणीय अध्यक्ष, यहाँ कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए। वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है, वो बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में ये व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्य है जहां 50% हुआ है। और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर विमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे। और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी। तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध हो।
आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं। हम भरोसा करें वे कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज भी जितनी हमारी बहनें यहाँ हैं, जब भी उनको अवसर मिला है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है। अध्यक्ष जी, आज देश में वर्तमान में देश में 650 से ज्यादा पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब 250 महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही, और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेवारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती है जी। करीब 6,700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हो या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उस ऋण को हमें स्वीकार करने का ये अवसर है। और जब ये अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा तब वो अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक लंबी प्रतीक्षा एंड एक प्रकार से हम सबके लिए सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। ये अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादाएं रही होगी, मुश्किलें रही होगी, उसे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें। और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है तो ट्रेजरी बेंच पर एक दबाव रहता है, उनको भी लगता है भाई सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से न तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं तो देश के इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी कोई हक बनता है यहां आने का, हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा, संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब ये जो है इनका कम मत करो, अधिक कर दो तो जल्दी हो जाएगा। वो अधिक वाला विषय वो आया है कि चलो भाई पैसे जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि मेरा हक चला गया। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी। और अब सदन की रचना भी तो अब पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लाइटर में जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय पर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है।
मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अरविंद सावंत, श्री अरविंद सावंत। बाप रे, क्या बात है। आज महिला नारी अभी क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूं पीएम, मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए पीएम। लोकसभा में भी बोल रहे थे और जमकर विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। पहले से चल रही परिसीमन प्रक्रिया ही रहेगी पीएम। संसद में बोले प्रधानमंत्री, बात में तुम की नहीं हम की बात पीएम। ये प्राचित कर उनका हक देने का मौका पीएम। मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं पीएम, मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए पीएम। विपक्ष विरोध करेगा तो मुझे राजनीतिक लाभ होगा पीएम। क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं पीएम, मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए पीएम। नए विधेयक पर खुलकर बोले प्रधानमंत्री। बात में तुम की नहीं हम की बात, प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही संसद भवन में। ये प्राचित कर उनका हक देने का मौका, प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं। मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कहते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए, विपक्ष विरोध करेगा तो मुझे राजनीतिक लाभ होगा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बातें सामने आई हैं, मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। पहले से चल रही परिसीमन प्रक्रिया ही रहेगी लागू, बड़ी बात कही। ये 21वीं सदी का अहम फैसला, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। प्रधानमंत्री की बड़ी बातें, मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। संसद भवन में खुलकर बोले प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस बिल को महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम बताया। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय केवल राजनीतिक लाभ का विषय नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को नीति निर्धारण के मुख्य केंद्र में लाने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। उन्होंने जोर देकर कहा यह बिल महिलाओं को न केवल सशक्त बनाएगा बल्कि हमारे सामाजिक ढांचे को भी मजबूती प्रदान करेगा। जब देश की आधी आबादी को सदन में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। को लेकर आज जो है विशेष सत्र बुलाया गया था और आज वोटिंग भी चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जयवीर सिंह जी जो है पर्यटन मंत्री हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि आज जो है महिला आरक्षण बिल को लेकर जो है सदन का विशेष सत्र बुलाया गया और वोटिंग भी चल रही है और लगातार जो है प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को विशेष कोर्ट से बधाइयाँ पूरे राष्ट्र की ओर से, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को राजनीतिक और सरकारी कामों में सीधी प्रत्यक्ष हक देने का अधिकार देने के लिए संकल्प के साथ एक बिल को लाने का काम किया है। लंबे समय से प्रतीक्षा थी, कई बार चर्चा भी होती थी, लेकिन ये योजना, ये कानून धरातल पर नहीं उतर पाया। आज व्यक्तिगत मोदी जी का प्रयास है कि उसको 2029 तक लागू करने के संकल्प के साथ
लेके आए और इसके लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि सभी राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए, समर्थन सर्वसम्मति पारित करना चाहिए, ताकि देश में महिलाओं की भागीदारी, उपयोगिता, सरकार के निर्णयों में सहभागिता बढ़ सके और एक सामाजिक समरसता का और बेहतरीन आयाम देश में स्थापित हो सके। वहीं अगर बात की जाए कि तमाम जो राजनीतिक दल है उन्होंने बैठक भी करी और आज सदन के अंदर विरोध भी कर रहे हैं, विपक्ष में जो है वोट भी डाल रहे हैं इस पूरे बिल की। देखिए, खासकर विपक्ष के लोग पता नहीं किन कारणों से, किस भयवश ऊपर से बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के विरोधी नहीं है, आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन घुमा के पीछे से कोई ना कोई ऐसा लौकुना प्रस्तुत करके उसको डिले कराने का, पारित न हो पाए, ऐसे काम लगातार करते रहे। आज भी वही कर रहे हैं। सीधे तो कह नहीं सकते, चूंकि सीधे अगर कह देंगे तो महिलाओं की गुस्सा का शिकार होना पड़ेगा, पूरे राष्ट्र उनके खिलाफ कूद पड़ेगा। तो इस तरह की बातें अप्रत्यक्ष रूप से घुमा के कह रहे हैं ताकि बिल के विरोध करके उसको पारित होने से रोकने का काम हो सके। मैं समझता पूरे देश की महिला देख रही हैं, पूरे देश की महिला जान रही हैं कि हमारा विरोधी कौन है। हम चाहेंगे कि उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सभी लोगों के सहयोग से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो, और मैं समझता हूँ देर सवेर विपक्ष को भी सद्बुद्धि आएगी। 3 दिन का सत्र है, आज हो सकता है विरोध करते कराते, सुझाव देते दिवाते कल तक, परसों तक, जब तक उसमें मतदान और उसका समय आए, सर्वसम्मति से बिल पारित हो, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना है, ताकि राष्ट्र हित में एक बड़ा निर्णय देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सके। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आधी आबादी की बात कर रहे हैं, उस आधी आबादी में मुस्लिम महिलाओं को लिए जो है क्या विशेष रखा गया है, उनके हक की बात। विशेष किसके लिए क्या? महिला ही विशेष है, राष्ट्र की महिलाएं, आधी आबादी विशेष है हमारे लिए। सभी का ध्यान हो, सभी का ख्याल रखें, सभी को अधिकार मिले, सभी को पार्लियामेंट में पहुंचने का हक मिले, सभी को अपने देश के प्रदेशों के निर्णयों में सीधी प्रत्यक्ष भागीदारी हो, ये संकल्प लिया गया है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए 3 दिन का सत्र चल रहा है। अखिलेश जी उसमें अड़ंगा कभी, लेकिन मैं आपको एक और याद दिला दूं, पिछला आप रिजीव देख लीजिए, कभी भी जब महिला सशक्तिकरण की कोई बात कानून बनाने की आई है, किसी प्रकार का महिलाओं के पक्ष में आया है, तो सबसे पहला विरोध हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। हमेशा महिला विरोधी करते हैं। पहले आपको याद होगा कि नेताजी ने कहा था कि ये राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं कि हम जो बड़े नेता हैं पार्टियों के, वो सीट आरक्षित कर देंगे ताकि नेता, बड़े बड़े नेताओं के सदन में आने से रोका जाए, ये कह के विरोध किया था। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को बंद कर देनी चाहिए। अखिलेश जी युवा हैं, नए हैं, युवा सोच के साथ आगे बढ़े। युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी के साथ ही देश सशक्त, ताकतवर और अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने वाला विश्व के विकसित देशों में शामिल तभी होगा जब युवाओं की भागीदारी होगी, महिलाओं की भागीदारी होगी, हर वर्ग, धर्म और समाज की भागीदारी होगी, तभी हमारा देश विश्व स्तर पर विकसित देश बन करके पुनः विश्व गुरु बनने का सपना साकार कर सकेगा। धन्यवाद। तो ये थे जयवीर सिंह जी ने साफ तौर पर बोला कि जिस तरीके से विपक्ष जो है षड्यंत्र करता रहा है, वो इस बार सफल होने वाला नहीं है। इस बार जो है पूरा देश देख रहा है, देश की सभी महिलाएं देख रही हैं कि उनके आरक्षण, उनके हितों की बात कौन कर रहा है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बयान देते हुए कहा कि यह बिल ऐतिहासिक है और महिलाओं के उत्थान में अहम योगदान देगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पहले भी महिला विरोधी रहा है और आज भी इस बिल का विरोध कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कुछ नेताओं को इस बिल की पूरी जानकारी नहीं है। के न्यूज़ के साथ बातचीत में और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश की आधी आबादी को जो है इस बार संसद के विशेष सत्र में जो है उनको हिस्सेदारी देने की बात कही गई है और संसद में जो है बिल पेश किया जा रहा है ताकि जो है आधी आबादी को हक मिल सके। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश आजाद अंसारी जी, अल्पसंख्यक मंत्री हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि जो है प्रधानमंत्री ने स्पेशल सत्र बुलाया और महिला जो है आधी आबादी को सम्मान देने की बात है? देखिए, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा पहले दिन से 2014 से लेकर अब तक हर दिन पूरी ईमानदारी से देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए काम किया है। देश की जड़ें मजबूत हो तभी देश समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा।
ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न है। उस विज़न पे आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे संसद के लिए भी, हमारे देश के लिए भी। देश की जो नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, उसको सशक्त करने के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है, निश्चित तौर पे इस कदम से हमारे देश को बल मिलेगा, हमारा देश क्षमतावान होगा और विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, उस संकल्प को और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 106वां जो संशोधन हुआ था उसमें 2023 के अंदर ही जो है इस अधिनियम को रख दिया था, 33% आबादी को जो है महिला आबादी को जो आरक्षण कर दिया गया था। उसके बाद से अब तक इतने लंबे समय बाद आखिर ये क्यों? उसको पहले लागू करते तो शायद 4-5। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को गुमराह करने की नीयत के साथ काम करती है। आज जब देश एक ऐतिहासिक क्षण की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक ऐतिहासिक फैसले की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस फैसले का के ऊपर उंगली उठाना, खासतौर पर मातृ शक्ति पे कितना बड़ा फैसला लिया जा रहा है, उस फैसले पे उंगली उठाना, ये कांग्रेस पार्टी के असली जो चेहरा है उसको बेनकाब करता है। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी देश का विकास, देश की मातृ शक्ति, नारी शक्ति का विकास नहीं चाहती। वहीं अगर बात की जाए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या आखिर इस बिल के अंदर? देखिए, इस बिल से हर जाति, धर्म, मजहब के महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा। चाहे हमारे हिंदू बहनों हो, मुस्लिम बहनों हो, सबकी लिए सबके विकास के नए दरवाजे, नए रास्ते को ये बिल खोलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। लेकिन देश जानता है कि मोदी जी देश के हर वर्ग के उत्थान के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे दानिश आजाद अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि सरकार जो है पूरी जो महिला आबादी है उनको जो है सम्मान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामन भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। इसमें ही संशोधन के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई थी, लेकिन इसे लागू करने में सरकार ने 3 साल का समय गंवा दिया। आराधना मिश्रा मोना ने आरोप लगाया कि यदि इस विषय पर पहले चर्चा और निर्णय हो जाता तो 5 राज्यों के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़ सकती थी। महिला आरक्षण को लेकर जो है स्पेशल सत्र बुलाया गया है और से सत्र की शुरुआत हो रही है और तमाम जो है बातें रखी जाएंगी। महिलाओं को सशक्त करने के लिए और भागीदारी देने के लिए जो है केंद्र सरकार ने जो है इसका प्रस्ताव रखा था। हमारे साथ मौजूद है आराधना मोना मिश्रा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक भी हैं। मैडम, कैसे देखते हैं कि एक बड़ा कि महिलाओं को सशक्तिकरण देना है, महिलाओं को भागीदारी देनी है, उसके लिए जो है महिला आरक्षण या यूँ कहें कि सदन में भी आरक्षण के लिए? देखिए, आज अगर मैं आपके सामने हूँ एक राजनेता के रूप में, तो वो महिला आरक्षण जो 33% राजीव गांधी ने पंचायत राज में दिया था, मैं उसी से निकल करके, और मेरी जैसी कई हजारों लाखों महिलाएं आज राजनीति में सक्रिय हैं, तो ये पंचायत राज में महिला आरक्षण की वजह से निकली। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा इसकी पक्षधर रही और हमने करके दिखाया। सोनिया गांधी जी लेकर के आई थी महिला आरक्षण बिल, उसका विरोध किसने किया था? पर जब 2023 में महिला आरक्षण बिल वर्तमान सरकार लेकर के आई तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया। हमने कल भी समर्थन किया था, क्योंकि ये हमारी आइडियोलॉजी की बात है। हम आज भी समर्थन करें, हम भविष्य में भी करेंगे। पर जो महिला आरक्षण बिल के आड़ में जिस तरह से डिलिमिटेशन को संवैधानिक रूप से कमज़ोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस षड्यंत्र के खिलाफ हम हैं। वहीं अगर बात की जाए, कह रहे हैं कि आधी आबादी को जो है हिस्सेदारी दे रहे हैं, भागीदारी होगी और जो पार्लियामेंट की सीटें हैं वो 800 से ज़्यादा हो जाएंगी। तब ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट के चुनाव के पहले क्यों नहीं आई थी? 2023 में जब ये बिल पास हो गया था तो यही तो कह रही थी कांग्रेस पार्टी, यही तो हमारी मांग थी कि इसको लागू कर दीजिए। तब आपने कहा कि हम इसको परसिमन के साथ लागू करेंगे। आपने इसको पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि ना आपकी नीति थी और ना भारतीय जनता पार्टी की नीयत थी उसको लागू करने की। सिर्फ महिला आरक्षण के नाम पर जो है कहीं ना कहीं चुनावी ध्रुवीकरण की एक सोची समझी रणनीति है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का विरोध। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ने किया प्रदर्शन। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। परिवर्तन चौक पर छात्र विंग ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। कौशाम्बी कचरा लदे इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का विरोध। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ने किया प्रदर्शन, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ने किया प्रदर्शन, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवर्तन चौक पर छात्र विंग ने किया प्रदर्शन। अगली खबर कौशाम्बी से, कचरा लदे डंपर में भीषण आग, चलती गाड़ी में लगी आग से मचा हड़कंप, सड़क पर अफरा तफरी, लोग दहशत में भागे। कुछ देर के लिए यातायात हुआ प्रभावित। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, दमकल टीम ने शुरू किया आग बुझाने का काम। अहिंसा थाना क्षेत्र के रामपुर धमावा पुल के पास की घटना बताई जा रही है। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।